नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम जेईसी यानी कि झारखंड बोर्ड के दोस्तों हमारे अर्थशास्त्र के दोस्तों एवं इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको पीवाईक्यू के जितने भी एमसीक्यू आए हैं यानी कि आपके पिछले वर्ष आपके पिछले साल की परीक्षाओं में 2025, 2024 और 2023 के जितने भी एमसीक्यू आए हैं तो सभी एमसीक्यू को कराऊंगा। उसकी पीडीएफ जो है आपको फ्री में दी जाएगी। आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इसको मैं आगे बताऊंगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो विश्वास करिए आप ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा परीक्षा में जो आप ना हल कर पाएँ। यानी कि जो परीक्षा है उसमें आपकी यही एमसीक्यू पूर्ण रूप से आएँगे। विश्वास करिए मैं जो भी एमसीक्यू कराता हूँ, मैं पूरे पीवाईक्यू को एनालाइज़ करके कराता हूँ और वही एमसीक्यू आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आपके 2025, 2024 और 2023 में कौन-कौन से एमसीक्यू आपके परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि यहीं से एमसीक्यू आएँगे परीक्षा में। दोस्तों 2025 में हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा सेट 1 था उसमें उसके एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन है और जो 2023 वाला है उसमें 40 क्वेश्चन है क्योंकि उस वर्ष 40 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों आइए देखते हैं हम पहला सेट अपने 2025 का, इसका 3 सेट देखेंगे हम। ये हमारा पहला सेट है। जो हमारे 2025 के पहले सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों यह है कि प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी का वक्र आकार कैसा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सरल रेखा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध नकारात्मक अर्थशास्त्र से है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप का आयोजन निजी व्यक्ति या संस्था के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो निजी व्यक्ति होती हैं, जो निजी संस्थाएं होती हैं, वो अर्थव्यवस्था का क्या करती हैं, क्रियाकलाप या उसका आयोजन करती हैं। और दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर गवर्नमेंट सभी जो अर्थव्यवस्था की संस्थाएं होती हैं उस पर अपना नियंत्रण रखती है। और दोस्तों जो हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, मिश्रित में दोस्तों दोनों होती है, गवर्नमेंट भी होगी उसी के साथ साथ दोस्तों प्राइवेट भी होंगे वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर निजी भी जो व्यक्ति होंगे या निजी संस्थाएं होंगी वो भी रहती हैं, वो भी अर्थव्यवस्था को क्या करती हैं, आयोजन में उसको मदद करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति या संस्था आर्थिक क्रियाकलाप का आयोजन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, बजट रेखा सही हो जाएगा, बजट रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लग्जरी कार। किस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में डैश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो है हमारा संकर्षण। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए किया जाता है उस वस्तु की मांग होती है। दोस्तों उस वस्तु की मांग क्या होती है दोस्तों, उस वस्तु की मांग होती है लोचदार। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, समोत्पादक रेखा की ढाल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मकान का किराया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मकान का किराया है, क्या है, परिवर्ती लागत नहीं है। निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार कीजिए, साधन 3 गुना करने पर उत्पादन 3 गुना हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर को देखिए। मैंने उसके एमसीक्यू भी करा रखे हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से तो जरूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन उसी में से एज इट इज आएगा, जैसा मॉडल पेपर में है वैसा मॉडल पेपर से उठाकर सीधे आपके पेपर में दे देगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, औसत उत्पाद अधिकतम होता है, यानी कि जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम आर इक्वल टू एम सी। अगला प्रश्न है हमारा यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि से उसकी पूर्ति में 8% की वृद्धि होती है तो
पूर्ति की लोच होगी दोस्तों, पूर्ति की जो लोच होगी दोस्तों वो होगी दोस्तों हमारी 1.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है दोस्तों। पूर्ति की लोच से जरूर प्रश्न आएगा आप में, तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करिए, याद कर लीजिए। ये जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आप सीख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होगी, वस्तु की कीमत में क्या होगी, जो वस्तु की कीमत है उसमें कमी होगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। मान लीजिए अगर आलू का सीजन आ गया तो आलू की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि आलू के सीजन में आलू बहुत सारी मार्केट में आने लगती है। तो जब आलू की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। जब आलू का सीजन नहीं रहता है, यानी कि जब आलू की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा नहीं रहती है, तो क्या रहता है, आलू का कीमत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से आप जान लीजिए, जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमत बढ़ता है, और जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति, इसका मतलब घटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर संतुलन कीमत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी 5, यानी कि जो 5 है दोस्तों क्या है, जो इसमें एक तालिका दी गई थी, मैंने तालिका लगाई नहीं है, तो उस तालिका पे पूछा गया था प्रश्न 2025 में। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, समिष्ट अर्थशास्त्र में समिष्ट शब्द का क्या अर्थ है। जो समिष्ट अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों बड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इसमें वस्तुओं की कीमत में कमी आती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, या दोस्तों उत्पादन में कमी आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। यानी कि जब वस्तुओं की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति माना जाता है। पूंजी के परिश्रम को कहा जाता है, यानी कि जो पूंजी का प्राथमिक होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 23 में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन के जो पुस्तक के राइटर हैं वो दोस्तों हमारे एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गेहूं उपजाना। गेहूं उपजाना क्या है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है। माल सूची, यानी कि दोस्तों इन्वेंट्रीज में क्या शामिल होता है। दोस्तों माल सूची में क्या शामिल होता है, माल सूची में शामिल होता है इनमें से सभी, यानी कि ये जो सभी चीजें हैं, अधिनिर्मित वस्तुएं, कच्चे माल, अविकृत निर्मित वस्तुएं, ये सब किसमें शामिल होती हैं, हमारी जो माल सूची होती है उसमें शामिल होती है, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला है, जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है। तो दोस्तों जीएनपी और एनएनपी का अंतर होता है मूल्य ह्रास, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। ये क्या है, ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, ये सिरमौर बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा निगमन का कार्य कौन सा बैंक करता है। तो दोस्तों मुद्रा निगमन का कार्य करता है हमारा दोस्तों आरबीआई। ठीक, इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुणक। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो निवेश में परिवर्तन और हमारा जो आय में परिवर्तन होता है, एक क्या कहलाता है, एक गुणक कहलाता है। अगला हमारा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी इक्वल टू 0.6 है तो एमपीसी का मान क्या होगा, एमपीएस का मान क्या होगा। यानी कि एमपीसी अगर 0.6 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.4। निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ज। ठीक, जो कर्ज होता है क्या होती है, ये सरकार की एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक, अगला है, संतुलित बजट क्या है। जो संतुलित बजट होता है क्या होता है दोस्तों, संतुलित बजट में हमारी जो प्राप्तियां और जो व्यय रहती हैं वो बराबर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, संतुलित बजट में क्या होता है, जो प्राप्ति होती है और जो व्यय होता है, यानी कि जो खर्चा होता है और जो आमदनी होती है, दोनों बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि आयात 250 करोड़ है और निर्यात 300 करोड़ है तो व्यापार संतुलन क्या है।
अगर हम आयात 250 करोड़ का कर रहे हैं, निर्यात 300 करोड़ का कर रहे हैं, तो व्यापार संतुलन क्या होगा? तो एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इसका आप निर्यात माइनस आयात करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर आप 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 करोड़ रुपए। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन यहाँ पर मुझे माइनस लगाना था इसलिए माइनस नहीं लगाया, तो इसमें दोनों सही मान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी और सी, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही ऑप्शन 2 बार लिख दिया है। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेट की तरफ। अगला हमारा सेट है दोस्तों 2025 का। दोस्तों ये 2025 के एमसीक्यू का हमारा दूसरा सेट होने वाला है, यानी कि 2025 में कई सारे पेपर आए थे ना झारखंड बोर्ड में इकोनॉमिक्स के, तो जो दूसरे सेट में हमारा जितने भी एमसीक्यू आया था अब उसको हम देखेंगे 2025 में। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधन नहीं है, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सी चीज है जो साधन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने ही द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है वो कैसी होती है? तो इसका हो जाएगा ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे क्या होती है? जो पीपीसी की ढाल होती है वो सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता हाश नियम। ये क्या है? गोसेन का नियम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अभी तक 2 लोगों का नाम आया है, एक एडम स्मिथ और एक गोसेन। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और जो गोसेन है इनका प्रथम नियम है दोस्तों सीमांत उपयोगिता हाश नियम, तो इसे भी याद रखिएगा। 2 व्यक्ति के नाम और 2 व्यक्ति के सिद्धांत। अगला है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी या बढ़ती है। जब जब कॉफी का मूल्य क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा, तो चाय क्या हो जाएगी दोस्तों? उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। अगला है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता मापा जा सकता है? दोस्तों हम उपयोगिता किस में मापते हैं? दोस्तों हम उपयोगिता मापते हैं दोस्तों डी, रुपया में। ठीक दोस्तों मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का वो रहता है कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए, ऑप्शन मत पढ़िए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो रहा है तो। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको ना, कीमत की लोच से एक जरूर क्वेश्चन आया था। देखिए सेट 1 में भी आया था, अब सेट 2 में भी आ रहा है, तो कीमत की लोच वाला क्वेश्चन पक्का आप तैयार कर लीजिए, जरूर आएगा। और एमपीसी और एमपी यस वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। कीमत की मांग की जो लोच होती है इससे क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा मतलब एमसीक्यू में। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे 8th वाले का ऑप्शन नंबर बी, लोचदार। अगला प्रश्न है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों की दुगनी वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि क्या होगी? यानी कि जब पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन में हम क्या करते हैं, साधन की दुगनी वृद्धि करते हैं तो हमारे उत्पादन में वृद्धि कैसी होगी, मतलब कितना होगी, कितना गुना होगी? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना। पूर्ण उपयोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगी माफ करेगा, उपयोगी बोल दिया मैंने, प्रतियोगी बाजार होते हैं उसमें फर्मों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अत्यधिक, क्योंकि इसमें गिना नहीं जा सकता है कितने फर्म है, यानी कि इसमें बहुत सारे फर्म होते हैं पूर्ण उपयोगी बाजार में। ठीक, और जो पूर्व प्रतियोगी बाजार में, और दोस्तों जो एकाधिकार वाला बाजार होता है उसमें फर्मों की संख्या है होती है, एक होती है, और जो द्वि अधिकार वाला बाजार होता है उसमें 2 होती है। तो एका से आप 1 जानिएगा, जहाँ पर एकाधिकार बोले वहाँ पर 1, जहाँ द्विअधिकार बोलेगा वहाँ पर 2 फर्म रहेंगे। और जो पूर्ण उपयोगिती मतलब प्रतियोगी बाजार होता है उसमें क्या होती है, उसमें अनेक सारी फर्में होती हैं, यानी कि अत्यधिक। ठीक, अगला प्रश्न है, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। यानी कि दोस्तों इसमें हमें बताना है कि वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी या पूर्णता लोचदार होगी या शून्य लोचदार होगी या इकाई लोचदार होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोचदार। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा
किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, जब डी इज ग्रेटर देन यस हो। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रथम में भी आया था, दोबारा भी आ रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है? निजी और सरकारी दोनों स्वामित्व रहता है, और जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था रहता है उसमें सिर्फ सरकार का स्वामित्व रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु की पूर्ति का निर्धारक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या करते हैं? किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारक घटक के रूप में कार्य करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो दोस्तों एक अर्थव्यवस्था में ये सभी सम्मिलित होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, यानी कि स्टॉक अवधारणा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, धन सही हो जाएगा। धन एक स्टॉक अवधारणा है। दोस्तों जो हमारा बचत है, जो हमारा निर्यात है, जो लाभ है, ये सभी दोस्तों क्या है? ये सभी एक फ्लो अवधारणा है, ठीक दोस्तों, यानी कि प्रवाह अवधारणा है। बचत, निर्यात और लाभ, जो धन होता है वो सिर्फ स्टॉक अवधारणा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी, आर्थिक सहायता, यानी कि सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? जो सरकार द्वारा दी जाती हैं आर्थिक सहायता के रूप में। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सीमाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार से फर्म की ओर, यानी कि दो चक्रीय प्रवाह में या दो क्षेत्रक मॉडल में जो कारक सीमाओं का जो प्रवाह होता है वो फर्म से किसकी ओर होता है? अरे परिवार से किसकी ओर होता है? फर्म की ओर। तो इसे आप याद रखिएगा, परिवार से फर्म की ओर। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत आय, ठीक, व्यक्तिगत आय का भाग होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? दोस्तों विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम होता है मुद्रा। मुद्रा हर एक जगह एक्सेप्ट की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहले क्या चलता था? पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? यानी कि वस्तु विनिमय में एक आदमी वस्तु देता है, दूसरा आदमी उसको दूसरी वस्तु देता है जो उसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस कर को कागजी कर या पेपर टैक्स कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। संपत्ति कर को हम कागजी कर या टैक्स कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, निगम कर। निगम कर क्या है दोस्तों? एक प्रत्यक्ष कर है। आबकारी कर, उत्पाद कर और सेवा कर, सब अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, शून्य। निम्न में से समग्र मांग का एक घटक कौन सा नहीं है? यानी कि समग्र मांग का कौन सा घटक इसमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय संपत्तियों पर व्यय, यानी कि जो वित्तीय संपत्तियों पर व्यय होता है वो समग्र मांग का घटक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तथा कुल निर्गत में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणक। गुणक इसमें सही है। गुणक को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर। अगर दोस्तों आपको गुणक के बारे में नहीं पता है, गुणक क्या होता है, मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स करके एक लिस्ट बनाई है। तो उसे आप अगर देखेंगे हमारे चैनल पे जाकर, तो उसमें आपको ये सभी जितने गुणक हैं, जो केंद्रीय बैंक का कार्य हो गया, ये सभी आपको अच्छे से समझाया गया है, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको जो समष्टि अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसे बता दिया गया है, जो परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो दोस्तों विदेशी विनिमय दर हमारी दोस्तों देशी मुद्रा में कीमत, यानी कि जो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत होती है उसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है।
वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्व एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजस्व और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को कहते हैं हम दोस्तों राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि हम सभी जानते हैं दोस्तों वार्षिक होती है, यानी कि 1 साल की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 2025 के तीसरे सेट के तरफ, जो कि दोस्तों 2025 का लास्ट सेट होने वाला है। इसमें भी हम 30 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक दोस्तों, ये लास्ट सेट है। इसके बाद हम 2024 के एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक, 25 का ये लास्ट सेट है। दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? दोस्तों हम सभी जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो ठीक, आप याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ साथ काम करते हैं। पूंजीवादी में सिर्फ कौन रहते हैं? सिर्फ निजी फर्में रहती हैं। निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो संसाधन का इसमें से उदाहरण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी क्या है दोस्तों? संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार एवं केंद्रीय सत्ता कर सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, जो हमारी होती है दोस्तों केंद्रित या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसमें क्या करती है? जो सरकार होती है वो सारी क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो केंद्रीकृत या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको आपको ले सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर ऑप्शन में दे देंगे तो आप उसे टिक कर दीजिएगा। इसी का दूसरा नाम होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रित या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें जितनी जो सरकार होती है वो सारी क्रियाकलापों का देखभाल करती है, और प्राइवेट जो निजी संस्थाएं होती हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखभाल करती हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो ये पहले भी पूछा गया था, देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर एक सेट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2025 के हर एक सेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे आप मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजट रेखा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इकाई लोच दर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दो वस्तु x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x + 3y = 20 है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.6। यहाँ पर मैंने ढाल निकाला भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता की आय। उत्पादन और उत्पत्ति के साधन के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है? तो स्थिर लागत का उदाहरण है दोस्तों इसमें से हमारा मकान का किराया। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 25 के 2 बार। ठीक, 25 में 2 बार क्वेश्चन आया था, तो आप इसे जान लीजिए, 2025 में क्वेश्चन 2 बार आया है। अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या है? यानी कि जो पैमाने के प्रतिफल है किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या है, पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है, परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब दोस्तों क्या होता है? जब हमारा सीमांत उत्पाद शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है? दोस्तों समरूप वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार के बाजार में होता है? दोस्तों एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कितनी फर्में होती हैं? इसमें अनेक फर्में होती हैं, यानी कि अत्यधिक फर्में होती हैं, यानी कि ज्यादा फर्में होती हैं। एकल प्रतियोगी या जो मोनोपोली वाला मार्केट होता है इसमें एक होती हैं, और जो द्वि अधिकारी होते हैं उसमें 2 होती हैं, यानी कि जहाँ पर डुओपोली रहती है वहाँ पर 2 फर्में रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक,
अगला है हमारा संतुलन कीमत की स्थिति में, यानी कि संतुलन कीमत की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मांग और पूर्ति बराबर होती है। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ क्या है? समष्टि शब्द का अर्थ क्या है? मैंने इसको आपको पहले बताया था। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था। अभी इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। कीमतों में क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है वस्तुओं की कीमतों में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था हमारा 1936 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसकी डेट भी आप याद रखिएगा। और थ्योरी ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, आप इसे याद रखिएगा, हमारे जो थे एडम स्मिथ, उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है मजदूरी क्या है? दोस्तों मजदूरी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई श्रम की कीमत। अगला प्रश्न है अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तु क्या होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु होती है, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु होती है और पूंजीगत वस्तु होती है। ये सभी वस्तुएं अंतिम वस्तु होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्रक की एक गतिविधि कौन सी है? दोस्तों आटे को बाजार में बेचना एक तृतीयक क्षेत्र की एक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माल सूची यानी कि इन्वेंट्री में क्या सम्मिलित नहीं होता है? यानी कि इसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विकृत निर्मित वस्तुएं, क्योंकि जो चीजें बिक जाती हैं वो माल सूची में शामिल नहीं की जाती हैं। जो कच्चे माल होते हैं, जो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है, जो नहीं बिकी हुई वस्तुएं होती हैं, माल सूची में शामिल की जाती हैं। जो चीज बिक जाती है वो माल सूची में नहीं शामिल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर क्या होता है? तो जीएनपी और जीडीपी का अंतर क्या होता है दोस्तों? ये होता है विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है? तो हम सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि आरबीआई को ही क्या है, केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है या सिरमौर बैंक का दर्जा प्राप्त है। इसी सभी आरबीआई जो है यही सभी बैंक को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी कि एमपीसी का जो मान होता है 0 से 1 के बीच में रहता है। अगला प्रश्न है यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो गुणक का मान क्या होगा? यानी कि गुणक का मान निकालने को बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.5। 0.5 क्या होगा? गुणक का मान होगा। गुणक का मान निकालना आप प्लीज सीख लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको निकालना नहीं जानते हैं तो एक 6 मिनट की वीडियो है, मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, आपको निकालना आ जाएगा। ठीक, मनी मल्टीप्लायर की एक 6 मिनट की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो हम सभी जानते हैं जो भारत है उसमें वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी, भूमि अधिग्रहण पर व्यय। जो भूमि अधिग्रहण पर व्यय होता है पूंजीगत व्यय होता है। मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में दोस्तों विनिमय दर में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। अब हम देखेंगे दोस्तों अपने 2024 के क्वेश्चन पेपर को। हमारा जो 2025 का क्वेश्चन पेपर था, यानी कि जो 2025 में हमारे एमसीक्यू आए थे तीनों सेटों में, मैंने उसको दिखा दिया आपको। अब मैं आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर के सारे एमसीक्यू का हल दूंगा। दोस्तों अगर प्लीज़ आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। कल आपका एग्जाम है या परसों है, जब भी आपका एग्जाम रहे दोस्तों, जिस दिन भी है दोस्तों, आप इसलिए इस
को अपने टाइम पर देख पाएँ, इस वीडियो को बिना समय व्यर्थ किए हुए देख पाएँ, इसलिए मैं दोस्तों आपको इसे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने समय को अनुरूप इस वीडियो को लाइक करके अपने समय का प्रयोग करिए। दोस्तों हमारे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आगे इस पे एमसीक्यू और लाऊँगा और मैं सारे क्वेश्चन लाऊँगा सब्जेक्टिव जो हमारे इकोनॉमिक्स से हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं 2024 में जितने भी एमसीक्यू हमारे आए थे उनके हल सहित प्रश्नों। अगला है हमारा प्रश्न 2024 का प्रथम है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जिसमें हम छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक, इसमें हम उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपयोगिता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी कि जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है, और जो सेकंड ऑप्शन है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होती है, और जो हमारा फिफ्थ और फोर्थ ऑप्शन है संतुलन में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों की अनुपात में बराबर होती है। ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। एक घटिया वस्तु यानी कि इन्फीरियर गुड के मांग वक्र की ढाल होती है, यानी कि इन्फीरियर गुड की जो डिमांड की वक्र होती है, कर्व होता है, वो कैसा होता है? दोस्तों जो मांग का वक्र होता है इन्फीरियर गुड का, दोस्तों क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, गिफियन वस्तु। निम्नलिखित में प्रतियोगी वस्तुओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एंड सब्स्टिट्यूट आइटम का एक संयोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंबल और रजाई। ये क्या है दोस्तों? प्रतियोगी वस्तुओं का क्या है? एक संयोग या एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वक्र यू आकार का होता है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा मार्जिनल लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो हमारा वक्र होता है या जो हमारा कर्व होता है, ये कैसा होता है? ये यू आकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना करने पर उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैमाने 3 गुने से अधिक वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है, यानी कि जब एमपीसी ग्रेटर देन एसी होता है, तब क्या होता है? तो दोस्तों तब होता है हमारा औसत लागत बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है, तो पूर्ति होगी। तो दोस्तों पूर्ति क्या होगी? पूर्ति होगी दोस्तों इकाई लोचदार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। यदि सरकार उत्पादन पर इकाई कर यानी कि यूनिट टैक्स लगाती है तो वस्तु की पूर्ति, तो दोस्तों वस्तु की पूर्ति क्या होगी? वस्तु की पूर्ति दोस्तों हमारी कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब एक फर्म एक आपूर्ति वक्र कीमत का अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति, तो दोस्तों पूर्ति हमारी क्या होती है? पूर्ति होती है पूर्णतया बेलोचदार, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, पूर्णतः बेलोचदार। अगला प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमत के बढ़ने से संतुलन कीमत क्या होगी? दोस्तों संतुलन कीमत क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है। फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है जो कीमत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी, बैंक। द ग्रेट थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं। पहले भी आपसे पूछा गया था, अभी आपका 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था, अब 2024 में भी आया है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो लेखक हैं इसके जे.एम. कीन्स। तो हमारा ये आंसर जे.एम. कीन्स, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक। स्टॉक का जो संबंध होता है वो एक निश्चित समय बिंदु से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, क्या होता है, वो निश्चित समय बिंदु से संबंधित नहीं होता है। अगला है हमारा, जीडीपी की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? यानी कि जीडीपी की जो गणना होती है उसमें किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मूल्य के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों ये जो हमारी विधि है, ये विधि है हमारे दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी उत्पादन विधि, आय विधि और मूल्य व्यय विधि में क्या किया जाता है, जो हमारी अंतिम वस्तु की मौद्रिक मूल्य होता है उसको शामिल किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का एक दोष है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष इसमें से कौन सा है? दोस्तों ये सभी जितने दोष हैं ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। व्यवसायिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों जो कमर्शियल बैंक है उसका कार्य सरकार का बैंक ये नहीं है, यानी कि यह कार्य आरबीआई का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर को बढ़ा दे तो बैंक की ऋण देने की क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों जो बैंक की ऋण देने की क्षमता होगी वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सट्टेबाजी यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड्स। अगला प्रश्न है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी में वृद्धि से समग्र मांग यानी कि एडी वक्र में क्या होगा? दोस्तों इसमें एडी वक्र में हमारा क्या होगा, इसमें दोस्तों हमारा जो एडी वक्र होगा दोस्तों वो हमारा दाहिनी ओर वितरित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरकार के राजस्व आय यानी कि रेवेन्यू इनकम का एक स्रोत है, तो सरकार के राजस्व आय का इसमें से एक स्रोत है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरकारी निवेश से लाभांश। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, यानी कि जो व्यय होता है वो किसमें उसके आगम से अधिक होता है पूछा जा रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घाटे का बजट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घाटे के बजट में आगम कम होता है यानी कि प्राप्ति कम होती है, खर्च ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद पर हमारा जीएसटी नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा एक मुफ्त कर लगाने से संतुलन आय में क्या होगा? दोस्तों सरकार द्वारा एक मुफ्त कर लगाने में संतुलन आय में कमी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी। अब देखते हैं दोस्तों हम अपने 2023 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी हमारे एमसीक्यू प्रश्न आए थे उनको और उनके हल को, और इसी के साथ दोस्तों आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, अगर आप इसको देखते जाते हैं पूरे 25, 24 और 23 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू का हल, तो दोस्तों आप पूरे एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यही एमसीक्यू बार बार घुमा के पूछे जाते हैं और ऐसे ही एमसीक्यू आते हैं। तो देखते हैं 23 के। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैसे उत्पादन करें। अगला है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपयोगिता वक्र के क्रमवाचक विश्लेषण यानी कि ऑर्डिनल एनालिसिस का उत्पादन किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों हम सभी जानते हैं बी, यानी कि दूसरा, हैक्सन और एलेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र y अक्ष के समांतर सीधी रेखा प्रदर्शित करता है। इसमें दोस्तों मैंने चित्र नहीं लगाया है, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूर्णतः बेलोचदार, लेकिन मैंने इसमें चित्र नहीं लगाया है, मैंने गलती कर दी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है? तो दोस्तों उपभोक्ता की आय बढ़ने पर हम जानते हैं जो घटिया वस्तु की मांग होती है, इंफीरियर गुड की मांग होती है, घट जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी आय बढ़ जाए तो आप घटिया चीज़ थोड़ी ना खरीदेंगे, यानी कि आप उपभोक्ता हैं, अगर आपकी आय बढ़ जाएगी यानी कि आपके पास ज़्यादा रुपये आ जाएगा तो आप घटिया चीज़ थोड़ी ना खरीदेंगे। घटिया चीज़ को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड या घटिया वस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसको आप याद रखिएगा, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन
फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैमाने के प्रतिफल से। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। ठीक दोस्तों, 3 क्या है हमारा जो 3 ऑप्शन है, ये उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपया है, 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत AFC क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 6 रुपया। कैसे निकाला गया अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। 9वां प्रश्न है दो समुत्पादक वस्तु वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। अगला प्रश्न है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुल स्थिर लागत यानी TFC में, टोटल फैक्टर कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा औसत लागत यानी कि AC वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत का जो आकार होता है दोस्तों हम सभी जानते हैं वो होता है U अक्षर जैसा यानी कि ऐसे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुएं यानी कि डिफरेंशिएट गुड्स का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है फर्म के संतुलन की मूल शर्त है। तो दोस्तों फर्म के संतुलन की मूल शर्त है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4, MC इक्वल टू MR। उत्पूर्ति अपने लिए मांग सृजन स्वयं कर लेती है, यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों हमारे प्रिय अर्थशास्त्री JBS ने। JBS ने क्या कहा था? जो पूर्ति है वो अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। अगला प्रश्न है एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या होती है दोस्तों? अपरिवर्तित मतलब जो उसकी पूर्ति रहती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। बाजार मूल्य को परिभाषित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन बाजार से, यानी कि जो बाजार मूल्य है ये अल्पकालीन बाजार से इसका संबंध है, इसमें हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा अधिक मांग यानी कि एक्सेस डिमांड की स्थिति में मांग प्रवृत्ति होती है, यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी, एक्सेस होगी डिमांड, तो मांग प्रवृत्ति कैसी होगी? तो होगी दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही, वृद्धि होने की। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो वहीं पर कीमत हमारी निर्धारित होती है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये पुस्तक फिर से आ रही है तो आप इसका नाम याद रखिएगा। इसके लेखक हैं JM किन्स। JM किन्स ने ही द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है GNP और NNP में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेशन। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, 22, 23, 24 दोनों में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। मतलब 23, 24, 25 में पूछा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला है हमारा प्रश्न स्टॉक चर का एक उदाहरण है। तो अभी आपको मैंने बताया था जो स्टॉक चर का एक उदाहरण है वो हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपको बताया था धन। इसमें सही हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, पूंजी, कैपिटल। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी मूल्य को एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों डबल काउंटिंग या दोहरी गणना। जब हम किसी मूल्य को एक से अधिक बार राष्ट्रीय आय में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो इसे हम दोहरी गणना कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। किस वस्तु में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होती है? तो हम सभी जानते हैं इनमें से सभी में क्या होती है, गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। एक 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यही क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर हल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो ही नहीं देखते हैं PYQ का,
मैंने इसीलिए पीवाईक्यू का वीडियो बनाया है, जिससे क्या हो आप जान जाएं कैसे प्रश्न आते हैं और कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगर आप एक वीडियो देख के जाते हैं ना तो अपने एग्जाम में सारे एमसीक्यू एकदम करेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू के आधार पर ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2025 में ही पूछा गया था, मैंने अभी इसे करवाया, और ये देखिए 2023 में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। जो पीवाईक्यू का वीडियो देखेगा वही तो अच्छा नंबर लाएगा। तो आप उन्हीं में से एक हैं अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो। अगला है हमारा 26वां प्रश्न, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है दोस्तों? दोस्तों जो मुद्रा का कार्य है वो सभी है, यानी कि ए भी, बी भी, सी भी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हर्टेल विदर्स। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि सब कार्य केंद्रीय बैंक के होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट। उपभोग फलन यानी कि सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ए। अगला प्रश्न है हमारा मंदी यानी कि रिसेशन वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था में दोस्तों रोजगार और उत्पादन का स्तर गिर जाता है तो उसे मंदी बोलते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस इक्वल टू 0.2 है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? तो दोस्तों मुद्रा गुणक का मान होगा हमारा 4। ठीक दोस्तों, अरे मतलब 5। तो इसको कैसे निकाला जाएगा ये है, आप इसको देख लीजिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। दोस्तों मैंने मुद्रा गुणक का क्वेश्चन आपको होता है बार बार आएगा। अगर आप मुद्रा गुणक निकालना नहीं जानते हैं, इसको आप फिर से समझना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो मुद्रा गुणक का 6 मिनट का वीडियो है, उसे आप जरूर देखिएगा। आप मुद्रा गुणक समझ जाएंगे तो मुद्रा गुणक का प्रश्न भी आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है निवेश गुणक यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निवेश के घटक निर्धारक घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए और दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्न में से प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है राजस्व एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व राजस्व प्राप्ति के अंतर को हम कहते हैं दोस्तों, हम इसको कहते हैं राजस्व घाटा। तो इसको पहले भी मैंने बताया था, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन 2025 में भी आया, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कब होता है दोस्तों? हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा, ये सही है। वस्तु व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वस्तुओं का निर्यात आयात। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? सही है। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 वस्तुओं का निर्यात, ये सही है। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा व्यापार चक्र यानी कि बिजनेस साइकिल। तो दोस्तों इसके साथ आपका जितना एमसीक्यू था समाप्त होता है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ फ्री में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को जितने भी हैं इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें लगभग आपको 160 प्लस एमसीक्यू कराए हैं, यानी कि 160 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए हैं। अगर दोस्तों आप इसके पीडीएफ पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपको जो क्वेश्चन है वो अपना एमसीक्यू क्वेश्चन सारा आपका सही होगा आपके एग्जाम में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, हमने इकोनॉमिक्स के आपके एग्जाम के लिए और वीडियो बनाई है। तो आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।